वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नासलीम। तो आज हम जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करेंगे वो है ह्यूमन सीजन्स बाय जॉन कीट्स। बिफोर कमिंग टू एनीथिंग एल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा चाहूँगी आपको इंट्रोडक्शन दूँ हमारे आज के रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स का। तो जॉन कीट्स वॉज बोर्न इन 1795। ही बिलोंग्स टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स, and as we are very observant of the fact that he died at the very early age of 25, and as a romantic poet we observe that he has shown a very extreme emotions through natural imagery in his poems. Seasons ये भी रिफ्लेक्ट कर रही है जो 4 स्टेजेस हैं जो ह्यूमन लाइफ में उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड द पोएम डिस्क्राइब द डिफरेंट सीजन इन अ ईयर विच रिफ्लेक्ट्स द 4 स्टेजेस इन द माइंड ऑफ द मैन। यूथ, पहला जो सीज़न हमारे सामने आएगा, यूथ विद इट्स क्लियर फैंसी एंड द सस्पेक्टेबिलिटी टू द ब्यूटी इज़ अ माइंड स्प्रिंग। फिर उसके बाद मैनहुड विद फॉन्डनेस फॉर रिफ्लेक्शन इन द समर of the human mind। फिर मिडल एज हम रिफ्लेक्ट करेंगे, we seen where he was indifferent to lovely things and he was fond of quiet life, and in the end we will come to the old age। तो आ जाते हैं आज की पोएम की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन एंड पैराफ्रेजिंग की तरफ। फर्स्ट स्टैंजा की तरफ आ जाते हैं। 4 सीजन फिल्स द मेजर ऑफ द ईयर। देयर आर 4 सीजन्स इन द माइंड ऑफ द मैन। देयर आर 4 सीजन्स इन द माइंड ऑफ द मैन। He has his lusty spring when fancy clear takes in all beauty with an easy span। तो come to the paraphrasing of our today's poem। The poem describes different seasons in a year as a metaphor for 4 different stages of human experience, as a spring of the childhood, the summer of the youth, the autumn of the manhood या mind middle age, and the winter of the old age। अच्छा, ये 4 जो सीज़न है, 4 सीजन्स जो हैं, इसे 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ से एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमने पोएम में। बाय विविड इमेजरी ही ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पैरेलल बिटवीन द 4 सीजन्स ऑफ द ईयर एंड द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। खुसूसन आज अगर हम इस चीज़ पे बात करें, जो फर्स्ट सीज़न जो डिस्क्राइब किया है पोइट ने यहाँ पे, तो जॉन कीट्स बाय मीन्स ऑफ इमेजरी अवोक्स अ नेचुरल एलिमेंट to symbolize each phase। In a first stanza we have come across with the spring season। Spring is described as a youth and a full of hope। It also representing the childhood, beauty, happiness and the physical stamina, playfulness। It is a innocent stage free from any thoughts, no compulsion on us। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जब एक शख्स जो है वो जवान होता है तो उसकी जो ज़िंदगी है, उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो टोटली डिफरेंट होता है। ही हैज़ हिज लस्टी स्प्रिंग। लस्टी स्प्रिंग यानी स्प्रिंग को हम यूथ से यहाँ सिम्बलाइज कर रहे हैं। तो वो बता रहा है यहाँ पोइट के उसकी फैंसी क्लियर होती, मीन टू से कि इस एज में वो फ्री ऑफ एनी थॉट होता है, कोई ऐसी दुख परेशानी नहीं होती। टेक्स इन ऑल ब्यूटी विद एन ईजी स्पैन, तो ज़िंदगी की सारी खूबसूरती बड़े एक फुल स्टेमिना के साथ इंजॉय करता है। तो ये एक ब्यूटीफुल लाइफ है जिसका आज की आप ऑब्जर्वेशन में देख रहे हैं। सेकंड स्टैंजा की तरफ कम टू द लाइन्स ऑफ द सेकंड स्टैंजा। ही हैज़ हिज समर when luxuriously spring honeyed cut off youthful thoughts he loves to ruminate, and by such dreaming high is nearest unto heaven quite goes। अच्छा, अब इसकी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं। ही हैज़ हिज समर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 स्टेजेस को डिस्कस कर रहा है पोइट यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की, और उन्हें डिफरेंट सीज़न के साथ उसने डिपिक्ट किया है। तो समर सीज़न इज़ फॉर अर्ली अडल्टहुड, या जिसे आप यूथ कहेंगे, उसको एक्सप्लेन कर रहा है वो। व्हेन लग्जूरियसली मीन कंफर्टेबली
spring honeyed cud of youthful thoughts he loves. स्प्रिंग हनीड कट्स, कट होता है ना हाफ डाइजेस्टेड फूड, तो मीन तो ये कि वो एक ऐसा दौर है जब वो अपनी जवानी की सोचों को उस पर वो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ देम ना, टू रूमिनेट होता है ना, टू थिंक डीपली एंड बाय ड्रीमिंग हाई, और वो बहुत ऊंचा सोचना पसंद करता है एंड इज़ नियर अ सन टू हेवन, और वो बिल्कुल करीब पहुंच जाता है अपनी फेवरेट प्लेस पे एंड क्वाइट गोस। ये इसको मैं अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने लगी हूँ, वो भी देखिएगा इसकी पैराफ्रेजिंग। इन दिस लाइन द सेकेंड स्टेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज़ कंपेयर टू द समर सीजन। चाइल्डहुड एंड यूथ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में हम चाइल्डहुड की ग्लिम्सेस देख रहे थे, जबकि इधर हम यूथ को एक्सप्लेन करने लगी हूँ मैं। स्प्रिंग हनी कट्स मीन पार्टली डाइजेस्टेड फूड, थिंग्स ऑफ द चाइल्डहुड इज रिपीटेड इन द यूथ and we more colorful things are added in it. Joyfulness of the childhood is still found in youth. In youth we begin to think deeply, we gain a sense of enlightenment that is nearer to happy stage. While going near to heaven, he enters to the stage enter to a silent cove of adulthood। यानी कहने का मकसद ये है कि जवानी का एक ऐसा दौर है जब जिसमें कुछ ग्लिम्सेस आपको चाइल्डहुड के भी नज़र आते हैं। चाइल्डहुड में हमारी सोचें अभी इतनी मैच्योर नहीं होती, लेकिन यूथ में हम जो हमारी थिंकिंग का स्टाइल है वो लिटिल डीपर हो जाता है और हम एक इनलाइटमेंट हासिल करना शुरू हो जाते हैं। While going near to heaven, he enters to a silent cove of adulthood. So अब वो एक हैप्पियर स्टेज की तरफ आ गया जब वो चीज़ों को खुशी से रिफ्लेक्ट करता है, देखता है, समझता है, उसकी थिंकिंग मैनर जो है मैच्योर हो गए कंपैरेटिवली चाइल्डहुड के। अब आ जाते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। His soul has in its autumn, when his wings he furled close, contented so to look on musts in idleness, to let fair things pass by unheeded as a threshold broke। एक बार फिर थर्ड स्टेज हमारे सामने आ जाती है जिस पे पोइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। थर्ड स्टेज जैसे कि हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेज में वो चाइल्डहुड की बात कर रहा था, स्प्रिंग सीज़न हमारे सामने चाइल्डहुड मेमोरीज उसकी जो थी उसको शो कर रही थी, जो एक ब्यूटीफुल स्टेज था। फिर हमने सेकंड स्टेज में देखा कि वो समर सीज़न के ज़रिए अपनी अर्ली एडल्टहुड को बयान कर रहा था। अब ऑटम क्या है? ऑटम जो है ये मिडिल एज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, व्हेन ही वाज इनडिफरेंट टू लवली थिंग्स। और फरलेट क्लोज मीन होता है जस्ट अनरैप, वो रैप करना शुरू कर देता है चीज़ों को। व्हेन हिज विंग्स ही फरलेट क्लोज, फरलेट मीन होता है रैप कर देना उन्हें। कंटेंट होता है कि सेटिस्फाइड हो गया, सो टू लुक ऑन मस्ट इन आइडलनेस और टू लेट द फेयर थिंग्स पास बाय अनहीडेड। अनहीडेड मीन अननोटिस्ड। एज अ थ्रेश होल्ड ब्रूक, ब्रूक होता है ना कोई स्ट्रीम या जैसे कोई नदी बह रही है, तो ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगी हूँ, लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा और पैराफ्रेजिंग भी। In these lines, the poet describes about the season of the autumn, which represents the later adulthood stage of human life, when our thoughts become more mature. यानी अब हमारी सोचें और मैच्योर हो गई हैं। इन दिस स्टेज वी बिकम मोर कंपोज्ड, हम और ज़्यादा जो है सेटिस्फाइड हैं। इट इज़ अ स्टेज ऑफ हाई रिफ्लेक्शन व्हेन वी बिकम वाइजर। अच्छा, इस उम्र में इंसान ज़्यादा वाइज हो चुका होता है। ही रिज़ाइंस हिमसेल्फ, यानी वो जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनसे जान छुड़ाने लगता है। नाउ हिज माइंड इज़ एट पीस, और उसका जहन जो है बिल्कुल एक पीसफुल स्टेज में आ जाता है। ही अलाउज थिंग्स टू पास बाय विदाउट
showing any reactions like a stream that passes by our side. अच्छा, जैसे आपने देखा है कि जैसे कोई नदी गुजर रही होती है तो उसके करीब से चीज़ें गुजरती जा रही हैं एंड इट नेवर नोटिसेस. तो सेम इज़ अ केस इन दिस स्टेज ना. इस स्टेज में इंसान जो है वो बहुत कंटेंट हो चुका होता है और वो उसकी ज़िंदगी में एक तरह से आप क्या कहेंगे ठहराव आ चुका होता है. वो अब चीज़ों को सेटिस्फाइड होके देखने लगता है. In this stage, things does not affect us or as we are not driven by the delights around us. और जैसे ना कि हम किसी सोच में या किसी इमोशन में बह नहीं जाते. जैसे एक यूथ में हमने देखा था कि छोटी सी बात होती है और हम एकदम से रिएक्शन शो करने लगते. तो ये जो हमारा ये स्टेज है लेटर अडल्टहुड का, तो इसमें शायद जो है ना बता रहा है कि एक ठहराव आ जाता है इंसानी ज़िंदगी में. लास्ट जो हमारा 2 लाइंस जो रह गई हैं उस पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं. इन्हें आप कोपैल्ट भी कहेंगे. 2 लाइंस को जो रह गई हैं हमारी, ये हमारा एक तरह से 4 स्टैंजा तो नहीं कहेंगे, 2 लाइन कोपैल्ट है हमारा. इस पर हम नोटिस कर लेते हैं. ही हैज़ हिज विंटर टू ऑफ पेल मिसफीचर or else he would forgo his mortal nature. अच्छा, मिसफीचर होता है ना, जैसे चीज़ें अपनी असल फीचर में नहीं रहती, अनडिज़ायरेबल फीचर्स. जैसे आपने बुढ़ापे में देखा है कि समटाइम्स वी आर ऑब्जर्विंग दैट एक्चुअल शेप्स और द फीचर्स ऑफ द पर्सन्स आर टोटली चेंज्ड. और एल्स ही वुड फोरगो मीन ही अब्सटेन, और दूसरे लफ्ज़ों में गिव अप भी कह सकते हैं इसको आप. तो एक इंसान को लगने लगता है कि जैसे वो मौत के किनारे आ गया. तो ये जो हमारा 4th स्टैंजा है, ये विंटर सीज़न जो है ये डिपिक्ट कर रहा है ओल्ड एज को. इसकी पैराफ्रेजिंग की तरफ आ जाते हैं. इन दीज लाइन्स, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि दीज लाइन्स आर कोपैल्ट. हियर द पोइट्स speaks of the final stage of human life, that is of old age, and it is a last stage. Pale misfeatures suggest the physical features that become physically weak and the energy is lost. Man is mentally preparing himself for the death. Death क्या है? इंसान को पता चलता है कि अब मेरा वक्त करीब आने लगा है. और ये जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, ये जो लाइफ की अनसर्टेनिटी है उसकी तरफ एक यकीन दहानी करा रही है कि आखिरकार मौत ने आना है. इनविटेबिलिटी ऑफ द डेथ, यानी अटल है मौत. इनफैक्ट डेथ इज़ आवर फाइनल डेस्टिनी. तो मौत ही है दरअसल हमारी आखिरी किस्मत. यानी चाहे कोई कितना ही अमीर है, गरीब है, या वो कितना ही ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन द एंड एट ओल्ड एज ही हैज़ टू डाई. ये हर इंसान की डेस्टिनी है, जिसको कीट्स जो है बड़े एक खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहा है. जॉन कीट्स के बारे में आपको बताएं कि वेरी अर्ली एज ही वाज डाइड. सो और ही वाज अवेयर ऑफ द पॉइंट, ही वाज डाइड आउट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ना. तो उन दिनों ट्यूबरक्लोसिस का कोई इलाज नहीं था, तो कीट्स को पता था कि उसने मर जाना है. तो जो भी वो नज़्में लिखता है या सोनेट्स या ओड्स लिखता है, तो उसमें आपको लाइफ की अनसर्टेनिटी साफ उसमें ये चीज़ नज़र आएगी कि लाइफ की ट्रांजिएंट नेचर जो है उसको वो रिफ्लेक्ट करना चाहेगा पोइट. तो ये थी हमारी आज की पोएम द ह्यूमन सीज़न बाय जॉन कीट्स. उम्मीद करती हूँ आपको पैराफ्रेजिंग समझ आ गई होगी अच्छी तरह से, और वर्ड टू वर्ड जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है वो भी आप समझ गए होंगे होपफुली. अगर कोई भी चीज़ आप और जानना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आप और क्या चाहते हैं. और आज की पोएम जो है हमारी, चूँकि आगे क्लास 9th के एग्ज़ाम 14 को आने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पोएम फ्रॉम एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. तो होप करती हूँ कि आप ऐसे ही मेरा चैनल देखते रहेंगे. तो लाजमी जस्ट कंटिन्यू विद द सेम थिंकिंग. अगर आप कुछ जानना चाहें तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा. सो लव यू ऑल. सो सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू सो मच.